वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदिक मैम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4 कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वापस बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारा डिस्कशन कहाँ होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट टाइम तक, मतलब लास्ट वाले लेक्चर में हम ट्रांसलेशन तक पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले कि रेगुलेशन कैसे होता है जीन एक्सप्रेशन का। तो याद रखना है, प्रोकैरियोट में अलग तरीके से होता है, यूकैरियोट में अलग तरीके से होता है। ये तो पता ही है, ड्रिल ही वही है कि दोनों अलग अलग है तो दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस रहेंगे। तो देखो जरा, कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, बट ऑब्वियस जो ट्रांसलेशन है वो क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल। इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट। अब देखो, जो ट्रांसलेशन है उसका मेन सोर्स क्या रहता है? एमआरएनए का बनना, मतलब जीन को एक्सप्रेस होना चाहिए। अब उसी को रेगुलेट करने के अलग अलग लेवल से, पर किस में? सिर्फ यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो सिर्फ एक ही जगह होता है मेजरली, मतलब 90% से वो एक ही जगह होता है, वो भी मैं बताऊंगी। तो पहले देख लो यूकैरियोट्स के बारे में। तो कहां पे होता है? सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे होता है। कहां पे? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, मतलब जब डीएनए से क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है। फिर प्रोसेसिंग लेवल पे, याद करो यूकैरियोट का जो एमआरएनए बनता है वो सबसे पहले एचएनआरएनए होता है, अंडर प्रोसेस्ड आरएनए रहता है या इमेच्योर आरएनए होता है। उसको क्या करवाना पड़ता है? कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग। ठीक, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। तो कहां पे होता है? सेकंड जगह प्रोसेसिंग लेवल पे, वो भी प्रीसाइजली कौन से लेवल पे? स्प्लाइसिंग पे, जहां पे इंट्रॉन्स को हटाया जाता है, एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है। आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस अलग है, साइटोप्लाज्म अलग है, इसलिए न्यूक्लियस से अब जो एमआरएनए बना था वो ट्रैवल करके न्यूक्लियर पोर्ट से जाएगा कहां पे? साइटोप्लाज्म पे। तो वहां भी उसको क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। पर तुम खुद सोचो, प्रोकैरियोट्स में ये दोनों तो पॉइंट्स आ ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का पूरा रहता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और उसके बाद पूरा का पूरा जीन पूरा काम कर रहता है, इंट्रॉन विंट्रॉन जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो स्प्लाइसिंग वाली तो जगह होनी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अब सिंस ना न्यूक्लियस है तो काहे का न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म में, एक ही जगह सब कुछ हो रहा है, तो ये पॉइंट भी होना प्रोकैरियोट में पॉसिबल ही नहीं है। अब आखिरी है ट्रांसलेशन लेवल पे। हाँ, प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन लेवल पे भी होता है, पर मेजर मतलब 90% का होता है वहां पे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। तो याद रखना है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का जीन एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन के डिफरेंस, कि यूकैरियोटिक में 4 जगह पे होता है, वहीं पे प्रोकैरियोट में कहां होता है? सिर्फ मेजरली एक जगह पे। देखो जरा, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल, वही ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर इज इन टर्न regulated by interaction with accessory protein which affect its ability to recognize start site. These regulatory protein act as both activators and negative repressor. तो याद रखना है, अपन को इन डिटेल रेगुलेशन यूकैरियोट्स में नहीं पढ़ना, ग्रेजुएशन लेवल पे तुम पढ़ोगे, तो अभी उसके लिए जितना पढ़ा है उतना काफी है। प्रोकैरियोट्स का तुम अभी इन डिटेल पढ़ने वाले हो। अब हमें यह पता चल गया कि प्रोकैरियोट्स में जितना भी जीन का रेगुलेशन है, एक्सप्रेशन है, वो कहां कंट्रोल होने वाला है? ट्रांसक्रिप्शन ही प्रीडोमिनेंट है। ट्रांसलेशन भी है, पर ज्यादा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। अब ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करना या ऑफ करना वो कौन करता है? कुछ एसेसरी प्रोटीन्स भी करते हैं। मतलब समझो बात को कि इनिशिएशन जो तुम्हारे प्रमोटर वाली जगह होता है, फिर तुम्हारा एलोंगेशन जहां पे मेन जीन रहता है, तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन रहता है, और टर्मिनेशन। इनके अलावा भी कुछ जगह होती है जहां पे कौन आके अटैच होता है? एसेसरी प्रोटीन आके अटैच होता है, और वो ऑन करेगा या ऑफ करेगा। आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता चलेगा कि ऑन किया कि ऑफ किया? अगर ऑन किया मतलब पॉजिटिव मैनर में काम कर रहा है, तो वो किसकी तरह काम करेंगे? वही रेगुलेटरी प्रोटीन, एक्टिवेटर की तरह। और अगर उस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन को रोक रहे हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा है, मतलब स्ट्रक्चरल जीन को ही एक्सप्रेस करने से रोक रहा है, मतलब बोल सकते हैं पॉलीमरेज को पॉलीमराइजेशन से रोक रहा है, तो वो रोक रहे तो वो नेगेटिवली काम कर रहे हैं। तो किसकी तरह काम कर रहे हैं? रिप्रेसर की तरह।
हुआ क्लियर? अब इसी को समझने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया है किसका, लैक ओपेरॉन का। तो लैक ओपेरॉन पे डायरेक्ट कूदने से पहले थोड़ा पढ़ लेते कि ओपेरॉन क्या होता है। देखो, सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रेफर्ड टू एज ओपेरॉन। ओपेरॉन मतलब एक ही ऑन ऑफ रेगुलेटरी जीन साथ में स्ट्रक्चरल जीन जिस जगह पे प्रेजेंट है उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। तुम्हारी बुक में लैक ओपेरॉन इन डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ है। चलो पढ़ते हैं, पर पहले देख लो कुछ और ओपेरॉन के नाम, जैसे लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, फिर एरा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक एक अमाइनो एसिड्स या एक एक प्रोटीन के फॉर्मेशन से रिलेटेड ओपेरॉन्स है, ठीक है। अब देखो, द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, I gene. Here the term I does not refer to its inducer, rather it is derived from the word inhibitor, and 3 structural gene. देखो, अभी तक तुमने अगर देखा होगा जब हम पढ़ रहे थे, ये वाला स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, इसके साथ एक्सप्लेन करूंगी। अगर तुमने देखा था जब हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ते थे तो पहले क्या था, तुम्हारा प्रमोटर, ठीक है। जरा ढूंढ लो यहाँ पे प्रमोटर का है, बोलोगे नहीं मैम समझ में नहीं आ रहा। अभी नीचे के डायग्राम को मत देखो, सिर्फ ऊपर के डायग्राम को देखो, ये दिख रहा है पी लिखा हुआ, ये क्या है तुम्हारा प्रमोटर वाला एरिया। अब बोलोगे मैम 2 प्रमोटर क्यों है, तो समझो बात को, ये वाला प्रमोटर है इसके बाद की चीज को प्रमोट करने के लिए, और ये वाला प्रमोटर है इसके इस वाली चीज को प्रमोट करने के लिए। अब ये दोनों अलग अलग चीज कैसे हो गई वो भी समझाती हूँ। अच्छा ये बताओ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पहला क्या था, प्रमोटर, दिख गया प्रमोटर, ठीक है। उसके बाद क्या था तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन, और आखिरी में टर्मिनेटर था। तो टर्मिनेटर इस केस में तुम्हारे 12 बुक में नहीं मेंशन किया है, छोड़ दो अभी। चलो आ जाओ स्ट्रक्चरल जीन पे। तो अगर थोड़ी देर तुमने पढ़ा होगा, वहां पे लिखा था कि एक रेगुलेटरी जीन होता है और स्ट्रक्चरल जीन होता है। तो स्ट्रक्चरल जीन ये रहा तुम्हारे, जिसमें ZYA लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, पूरा का पूरा तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन हुआ, ठीक। अब मैं बोल रही हूं कि इस स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब इसको ऑन या ऑफ, ऑन ऑफ मतलब ऑन उस केस में कि इसके अंदर जो लिखा है वो ट्रांसक्राइब हो जाए, या फिर ऑफ जो इसके अंदर लिखा है वो रुक जाए, ट्रांसक्राइब ना हो पाए। अब ट्रांसक्राइब करना या ना करना कौन से मॉलिक्यूल के हाथ में है, पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। अब पॉलीमरेज जल्दी बताओ कौन सी जगह जुड़ता है, प्रमोटर वाली जगह जुड़ता है कि नहीं। अब अगर मैं बोल रही हूं मैं किस तरह से उसको उस जगह पे जुड़ने से रोक लूं। अब अगर वो मैं पॉजिटिव वे में करूं तो ऑपरेटर वाली जगह जो ऑपरेट करेगा कि ऑन करना है कि ऑफ करना है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करवाना है आगे वाले का कि नहीं करवाना है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये ओ मतलब ऑपरेटर। तो अगर इस जगह पे मेरा पॉलीमरेज अटैच हो पा रहा है तो वो आगे मूव करेगा, और Z में जो लिखा है, Y में जो लिखा है और A में जो लिखा है वो ट्रांसक्राइब हो जाएगा। अगर किसी वजह से मैंने ये वाली साइट को ब्लॉक कर दिया तो फिर वो मेरा जो पॉलीमरेज है वो अटैच नहीं हो पाएगा, तो ZYA के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो डिकोड नहीं हो पाएगी। हुआ क्लियर? तो इतना समझ में आया। अभी मैं आ ही नहीं रही हूँ स्ट्रक्चर पे, सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट समझा रही हूँ। इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क का क्वेश्चन या केस स्टडी का क्वेश्चन है, सीधे, ठीक है। देखो जरा, तो ये लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है, 2 पार्ट्स में इसको मेन डिवाइड किया है। एक है स्ट्रक्चरल जीन जिसमें आता है लैक Z, लैक Y, लैक A, ठीक। उसके बाद आता है तुम्हारा रेगुलेटरी जीन, तो ये जो I लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये क्या है तुम्हारा रेगुलेटरी जीन है, ठीक है। अब रेगुलेटरी जीन किस तरह काम कर सकता है, ऑन भी करवा सकता है, ऑफ भी करवा सकता है। यहाँ पे रेगुलेटरी जीन का नाम I इसलिए है, इंड्यूसर से नहीं लिया है, इनहिबिटर से लिया है। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, रोकना। मतलब अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो जीन है इसका नॉर्मल काम ही रोकना है। किसको रोकना है, इस स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस करने से रोकना है। हुआ इतना क्लियर? अब समझो ये रोकता कैसे है। जैसे मैंने बोला था ना कि इसको अगर इसको ट्रांसक्राइब करवाना है कि ZYA में क्या लिखा हुआ है, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए इसका पॉलीमराइजेशन होना इंपॉर्टेंट है। पॉलीमराइजेशन के लिए पॉलीमर जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर है वो यहाँ पे जुड़ना चाहिए। अब मैं बोल रही हूँ कि इस जगह पे अगर कोई और जुड़ गया तो वो जुड़ नहीं पाएगा, उस वजह से पॉलीमराइजेशन या ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाएगा। तो एग्जैक्टली कोई और, जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तो वो कोई और मॉलिक्यूल ही यहाँ के अटैच हो जाता है। अब जो वो और मॉलिक्यूल है जो एसेसरी, एक टाइप का एसेसरी प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन है मतलब वो पक्का एमआरएनए से बना होगा। देखो जरा, ये प्रोटीन है मतलब पक्का एमआरएनए से बना होगा, और एमआरएनए का भी इंफॉर्मेशन इसी डीएनए के अंदर लिखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ I या इनहिबिटर। कुछ आ रही है बत्ती, समझ खुल रही है अपने दिमाग की बत्ती? देखो जरा, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। देखो
तो आई, ये पूरा का पूरा क्या है, लैक ओपेरॉन, जिसमें आई क्या स्टैंड करता है, तुम्हारा इनहिबिटर, जो नॉर्मल में ही नॉर्मल कंडीशन में ही क्या कर रहा है, एक एमआरएनए बनाता चल रहा है। अब वो एमआरएनए कैसा है, रिप्रेसर एमआरएनए, नाम ही है रिप्रेसर, मतलब रोकना। किसको रोकना, इस वाली जगह को ट्रांसक्राइब होने से रोकना, मतलब लैक ओपेरॉन को, लैक वाला जो ओपेरॉन है उसको, उस जीन को ऑन होने से रोकना। ऑन होना और ऑफ होना का तरीका भी कहां लिखा हुआ है, उस आई के अंदर ही लिखा हुआ है। मोर करेक्टली अगर मैं बोलूं तो ऑन होने का नहीं, ऑफ होने का तरीका लिखा हुआ है आई में, क्योंकि आई है एक इनहिबिटर जीन जो क्या करेगा, एक एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा जो है रिप्रेसर नेचर में। एमआरएनए फिर ट्रांसलेट होगा और क्या बन जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन। वो प्रोटीन जाके उस जगह अटैच हो जाएगा जहां पे कौन जुड़ना चाहिए था, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, पर ऑलरेडी कोई जुड़ा हुआ है, उस वजह से हमारा पॉलीमरेज मॉलिक्यूल जुड़ नहीं पाएगा और जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगी। हुआ क्या, इतना क्लियर? अब समझते ये हो क्या रहा है, वापस देखो। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। डायरेक्ट समझने के पहले तो समझो पहले कि लैक ओपेरॉन है क्या। तो ओपेरॉन मतलब क्या, इकट्ठे पेयर ऑफ रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। इसमें स्ट्रक्चरल जीन कौन से है, 3 है, जेड वाई ए, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, और रेगुलेटरी जीन एक ही है जिसको हम आई बोलते हैं। आई वर्ड लिया गया है किससे, तुम्हारे इनहिबिटर से, इंड्यूसर से नहीं, क्योंकि इंड्यूसर कहीं और आएगा, ठीक। अब समझो कि लैक ओपेरॉन है क्या। तो हुआ ऐसे कि जो प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया, ठीक। तो बैक्टीरिया है वो अपना एनर्जी को बनाने के लिए उसको चाहिए होता है ग्लूकोज, ठीक। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है, सिंपल यूनिट, ठीक है, एक मोनोमर है। तो उससे बहुत इजीली वो क्या कर लेता है, एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब अगर उसका ग्लूकोज खत्म हो गया मीडियम में या जहां भी वो घूम रहा है, उसका ग्लूकोज खत्म हो गया, उसने बोला ओ नो, अब क्या करें। फिर उसको देखा, अरे लैक्टोज का भी मॉलिक्यूल पड़ा है। अब लैक्टोज कहां होती है, मिल्क शुगर, मतलब देख लो, तुम बोल सकते हो इनडायरेक्टली कि हमारा जो लैब बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस ये इस तरीके से यूज करता होगा, ठीक है, पर ये अलग बात है, उसका मेन सोर्स ही लैक्टोज रहता है, ठीक। फिर भी ये जो बैक्टीरिया है उसका जो ग्लूकोज है वो हो चुका है खत्म। तो उसने बोला ओ नो, अब क्या करें। जब उसने देखा कि आसपास क्या पड़ा है, लैक्टोज भी पड़ा हुआ है, तो उसने बोला अब तो भैया जब ग्लूकोज खत्म हो चुका है तो अब एक डाइमर को ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर याद होगा तो लैक्टोज 2 चीजों से मिलकर बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ठीक है। तो अब इस लैक्टोज को ही यूज करना पड़ेगा, इसी को मैं तोड़ूंगा और तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाऊंगा, और फिर ये दोनों मोनोमर है, सिंपलेस्ट यूनिट है हमारे सैकराइड्स की या कार्बोहाइड्रेट की, फिर इससे एनर्जी यूज करूंगा, ठीक। पर इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। एंजाइम कौन सा एंजाइम चाहिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए, ठीक। उसके बाद इसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाना पड़ेगा, लैक्टोज जो अभी सेल के बाहर, बैक्टीरिया के सेल के बाहर पड़ा है, उसको अंदर भी लाना पड़ेगा, तभी तो मैं ब्रेक डाउन करूंगा। तो अंदर लाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी लानी पड़ेगी, तो एक और एंजाइम चाहिए उसके लिए, कौन सा, परमिएस। और अंदर आने के बाद, टूटने के बाद उसका थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तो कौन सा है, ट्रांस असाइटाइलेज, ठीक। ये तीनों एंजाइम चाहिए। तो और ये तीनों एंजाइम एट द एंड ऑफ द डे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन मतलब क्या, ट्रांसलेशन से बने होंगे, ट्रांसलेशन से बने होंगे मतलब पक्का एमआरएनए ने कोड किया होगा, पक्का एमआरएनए कोड किया होगा, मतलब वो इंफॉर्मेशन कहां लिखी होगी, डीएनए के ऊपर। आई कहानी समझ में, देखो ये पूरे के पूरे प्रोसेस, इसीलिए अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोसेस है, बैक्टीरिया को जैसे लगा ग्लूकोज खत्म हो गया, अब क्या करना है, लैक्टोज को ही यूज करना पड़ेगा। तो लैक्टोज का क्या करवाना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज को बाहर से अंदर लाना पड़ेगा एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है परमिएज, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा दूसरे एंजाइम की मदद से जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। उस वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में लैक्टोज टूट जाएगा, फिर इसका ट्रांस असाइटाइलेज करना पड़ेगा तीसरे एंजाइम की मदद से। ये तीनों एंजाइम, सिंस एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन बनते हैं ट्रांसलेशन से, ट्रांसलेशन के लिए चाहिए होता है एमआरएनए, एमआरएनए के चाहिए होता है वो डीएनए की जगह। तो देखो ये एक जीन है जिसमें एक प्रोसेस से रिलेटेड जितने तीनों के तीनों जो प्रोटीन्स है वो एक ही जगह रखे हुए हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक का डीएनए कैसा होता है, पॉलीसिस्टोनिक। हुआ क्लियर, एक ही प्रोसेस में लगने वाली जितनी भी चीजें वो एक ही जगह लिखी हुई है,
कैसे? तो जो तुम ध्यान से देखोगे, जो स्ट्रक्चरल जीन है लैक ओपेरॉन का ZYA, तो Z किसके लिए कोड करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y किसके लिए कोड करेगा? परमिएज। और A किसके लिए कोड करेगा? ट्रांस असाइटाइलेज के लिए। ठीक है, उसमें से परमिएज लैक्टोज को बाहर से अंदर ले आएगा, फिर उसका ब्रेकडाउन होगा बीटा गैलेक्टोज की मदद से, और फिर उसका मॉडिफिकेशन होगा ट्रांस असाइटाइलेज की मदद से। उसके बाद उसको बैक्टीरिया को एनर्जी मिल जाएगी। अब कहानी ये है कि जब तक ग्लूकोज पे है, मतलब इस बैक्टीरिया के पास सपोज करो लैक्टोज भी है और ग्लूकोज भी है, तो अब वो क्या प्रेफर करेगा? इजी तरीका प्रेफर करेगा ना। वो क्यों बोलेगा मैं इतनी मेहनत करूं, उसको बाहर से अंदर लेके आऊं, फिर तोड़ू, फिर मेरे को ग्लूकोज मिलेगा, फिर उससे एनर्जी निकालू, उससे बेटर है बाहर ग्लूकोज पड़ा है उसी को ले लेता हूं। ठीक, तो इस कंडीशन में बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो ओपेरॉन है लैक ओपेरॉन को उसको बंद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, पर ये अलग बात है कि हमेशा माइनर अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में लैक ओपेरॉन हमेशा एक्टिवेट रहता है, मतलब ऑन कंडीशन में रहता है। ऑन कंडीशन में रहता है मतलब कि ये तीनों ZYA ऑन रहते हैं, स्विच ऑन कंडीशन में रहते हैं, तो ये तीनों एंजाइम्स बनते रहते हैं, पर बहुत कम क्वांटिटी में, वेरी ट्रेसेस अमाउंट में। जब वो बैक्टीरिया भले ग्लूकोज को अपना एनर्जी सोर्स मान रहा है तब, और लैक्टोज भी है, पर मेजर 99% वो फोकस है ग्लूकोज पे। 1% के लिए उसने बहुत ट्रेसेस अमाउंट में लैक ओपेरॉन को ऑन रखा है। अब उसका रीजन क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। इतना हुआ क्लियर? ठीक है, अब ग्लूकोज हुआ खत्म, तो बैक्टीरिया ने क्या बोला? चलो अब शिफ्ट करते किस पे? लैक्टोज पे। अब लैक्टोज पे शिफ्ट करने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बड़े अमाउंट में लैक ओपेरॉन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। छोटे अमाउंट में अभी भी चल रहा है, तो एक्टिवेट करने के लिए जो चीज ब्लॉक हो रखी है, कौन सी चीज ब्लॉक हो रखी है? पॉलीमर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर वाली जगह ब्लॉक हो रखी है पहले से, है ना, रखी है ना ब्लॉक। अब उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए जो ट्रेस अमाउंट में जो लैक ओपेरॉन पहले से ऑन है, तो ऑन था, उस वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमियस और ट्रांस असाइटाइलेज काम कर रहे थे। उसमें जो परमियस था, उस ट्रेस अमाउंट की वजह से वो बोलता है अभी बहुत कम क्वांटिटी में लैक ओपेरॉन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, अब मुझे बल्क क्वांटिटी में पूरा 100% लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये जो ऑपरेटर वाली जगह जो रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा हुआ है उसको जुड़ने से रोकना होगा। तो सिंस जुड़ने से रोकना होगा, तो मुझे वहां पे, मतलब जब ये रिप्रेसर बन रहा है उसी में जाके किसी को ब्लॉक करना होगा, वो जगह ब्लॉक करवानी पड़ेगी। और जो रोकने वाला, मतलब रिप्रेसर रोकने वाला है, उसको रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूसर। ठीक, तो इंड्यूसर लैक ओपेरॉन के लिए खुद लैक्टोज काम करता है। मतलब सोचो, अब वो बाहर गया, उसने बोला ग्लूकोज खत्म हो गया। जब ग्लूकोज में कंज्यूम कर रहा था तब 99% ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा था, 1% लैक्टोज कंज्यूम हो रहा था, क्योंकि तभी वो एक्सप्रेस हो रहा था। ठीक है, और एक्सप्रेस हो रहा था जीन, इसलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमियस, ट्रांस असाइटाइलेज काम कर रहे थे। अब ग्लूकोज हो गया खत्म, उसने बोला अब मुझे पूरा का पूरा 100% लैक्टोज पे ही कंज्यूम करना है, लैक्टोज का ही मेटाबॉलिज्म करवाना है, तो मुझे बल्क अमाउंट में इस जीन का रेगुलेशन कराना पड़ेगा, एक्सप्रेशन कराना पड़ेगा। तो जो माइन्यूट अमाउंट में अभी तक एक्सप्रेस हो रहा था, उसी की मदद से, जो पहले से हो रहा था एक्सप्रेस, उसमें प्रोड्यूस हो रहे थे ये तीनों एंजाइम। तो उसने इस एंजाइम का मदद ली, परमिएस की, और जो बाहर का लैक्टोज पड़ा था उसको बोला अंदर आ जाओ भैया, क्योंकि अब क्या कराना है? बल्क में इसका एक्सप्रेशन कराना है। तो वो जो लैक्टोज है वो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ गया परमिएस की मदद से। अंदर आके डायरेक्ट कहां एंट्री ली उसने? अब तुमको ये पता है प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नाम की तो कोई चीज होती नहीं, तो डायरेक्ट गया वो उस डायरेक्ट गया उस डीएनए के पोर्शन पे, और जहां पे ये एमआरएनए बन रहा था, रिप्रेसर एमआरएनए बन रहा था, मतलब रोकने वाला बन रहा था इस जीन को, उसको जाके रोक दिया। तो उसने किसकी तरह काम किया? लैक्टोज ने इंड्यूसर की तरह। तो लैक्टोज क्या है? बेसिकली एक इंड्यूसर है जो इस लैक ओपेरॉन को जो रोकने वाला है, जिसका नाम रिप्रेसर है, उसको जाके रोकता है। मतलब इंड्यूसर क्या हुआ? रोकने वाले को रोकता है। ठीक, किसकी तरह काम करेगा वो? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो ग्रेड 11th में, एंजाइम वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक,
तो सोचो कि कितना क्लेवर है वो बैक्टीरिया, उसने पहले से बुरी मुसीबत का इंतजाम करके रखा है कि भले अभी मेरे पास ग्लूकोज है पर 1% मैं लैक ओपेरॉन को ऑन रखूंगा। सिंस ऑन रखूंगा तो होगा ये कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेस और ट्रांसएसाइटाइलेज एंजाइम बनते रहेंगे। जैसे ये खत्म हो गया तो सिंस ये एंजाइम साइड बाय साइड बनी रहते हैं बहुत कम अमाउंट में, तो परमेस की मदद से मैं लैक्टोज के एक मॉलिक्यूल को अपने सेल के अंदर ले आऊंगा, और जैसे ये अंदर आएगा तो जो मेरे मेन ओपेरॉन में जो बड़े अमाउंट में रिप्रेसर का काम कर रहा था, जो इसका एक्सप्रेशन रोक रहा था, उसको ये इंड्यूसर आके उसको रोक देगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रोकने वाले को रोक देगा। तो अब ये रिप्रेसर है वो जाके इस ऑपरेटर वाली जगह पे अटैच नहीं हो पाएगा, ये जगह खाली हो जाएगी। जैसे ही ये जगह खाली हो गई, कौन आ जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और वो जैसे ही आके अटैच होगा वो क्या बोलेगा, चलो वो करते हैं। Z में क्या लिखा है, Y में क्या लिखा है, A में क्या लिखा है। Z में लिखी थी इंफॉर्मेशन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की, Y में लिखी थी इंफॉर्मेशन परमेज बनाने की, और A में लिखी थी ट्रांसएसाइटाइलेज बनाने की। लो बल्क में प्रोडक्शन शुरू, और फिर क्या होगा, ये सारी चीजें निकलेंगी और लैक्टोज, जो लैक्टोज मॉलिक्यूल जो अभी तक एक मॉलिक्यूल अंदर आ पा रहा था, पूरा का पूरा लैक्टोज अंदर आ जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, और इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, मैम सपोज करो फिर से ग्लूकोज आ गया तो अब क्या होगा, कुछ नहीं, इसको वापस बंद कर दिया जाए, जितना अंदर आया उसको अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं फेंकेंगे, है ना। ये सब तुम ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे। अब क्या होगा, अब वो बोलेगा बस अब लैक ओपेरॉन को, अब लैक्टोज को और अंदर नहीं लेना है, क्योंकि इस लैक ओपेरॉन को बंद करवाना है, क्योंकि वापस कहानी किस पे शिफ्ट हो जाएगी, ग्लूकोज पे। वही है, बस बहुत कम क्वांटिटी में लैक्टोज अंदर आता रहेगा। हुआ क्लियर। तो ये सारा किस चीज का था, लैक ओपेरॉन का कहानी थी। ठीक, देखो अब अगला टॉपिक है तुम्हारा, इसमें तो लैक ओपेरॉन पढ़ लेना बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो यही सब लोग मतलब साइंटिस्ट ने देखा कि हर इंफॉर्मेशन तो एट द एंड ऑफ द डे डीएनए पे लिखी हुई है, तो डीएनए की स्टडी करना, डीएनए का सीक्वेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया था कि हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम है, 46 या फिर बोल दो 23 पेयर। तो हर क्रोमोसोम पे, हर डीएनए पे कौन सी इंफॉर्मेशन कहां लिखी हुई है, कौन से फॉर्म में लिखी हुई है, कौन से सीक्वेंस में लिखी हुई है, ये सब पता करना पड़ेगा। और हर जो जेनेटिक कोड है वो कौन से प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, ये भी पता करना पड़ेगा। तो ये सारी स्टडी किसके अंडर की गई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। इसके क्या याद रखने अपन को, सेलिएंट फीचर्स। अब सेलिएंट फीचर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर 1 मार्क 2 मार्क या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में ज्यादा पूछा जा सकता है। तो देखो, द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 million base pairs. ठीक है, the average gene consists 3000 bases but size vary greatly, with the largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases. तो अब इसमें से ये इंफॉर्मेशन याद करनी है, जो नंबर्स है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकते हैं। अगला देखो, तो टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच मोर लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेशन, दैट इज 80,000 टू 1,40,000 जीन। मतलब इससे पहले मानते थे कि अराउंड 80,000 से लेके 1,40,000 तक जीन होंगे, पर एक्चुअल में जब डीएनए सीक्वेंसिंग की गई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो पता चला सिर्फ 30,000 जीन है। ये पूरी बॉडी के सारी चीजें के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और कितने टोटल बेसिस हैं अपने पास, 3000 बेसिस हैं, और उसमें से कितने मिलियन, ह्यूमन जीनोम में कितने मिलियन बेसिस है, 3,164। ठीक, आगे देखो, द फंक्शन व अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। मतलब जो जितने डिस्कवर किए 30,000 जीन में से सिर्फ हमें 15,000 के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, बाकी के 15,000 करते क्या है पता ही नहीं। अभी भी साइंटिस्ट उसी में लगे हुए हैं। ठीक है, एक बार अगर हर चीज वाइंड अप हो गई तो पता चल जाएगा, अच्छा ये जीन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आधी बीमारियों का रीजन पता चल जाएगा। ठीक है, चलो देखो, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। मतलब इतना बड़ा जीनोम, उसमें से प्रोटीन के लिए क्या कोड कर रहा है, सिर्फ 2% कोड कर रहा है, वो भी लेस देन 2%। तो बाकी का क्या कर रहा है, रिसर्च हो रहा है। आगे देखो, रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। अगर याद होगा ह्यूमन जीनोम के पहले जब मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ाया था, मैंने बोला था जो डीएनए है यूकैरियोट्स का डीएनए स्पेसिफिकली, तो डीएनए में 2 पोर्शन रहते हैं, एक होता है यूक्रोमैटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन रिपीटेटिव यूनिट रहता है, एक ही इंफॉर्मेशन 10 बार लिखी हुई है, 100 बार लिखी हुई है, कभी कभी 1000 बार लिखी हुई है, और वो टाइटली पैक है, क्योंकि पता है कचरा है, उसको ओपन ही नहीं करना है। जो डार्क स्टेन होती है
है ना, और जो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहती है वो यूक्रोमैटिन वाला रीजन रहता है जो लाइट स्टेन होती है। तो वैसे ही जब उन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखा और स्टडी किया तो उनको पता चला आधे से ज्यादा चीजें तो क्या है 10 बार रिपीट ही की हुई है, और आधा से ज्यादा डीएनए तो कचरा ही है, काम की तो कम की ही चीज है। आगे देखो, repetitive sequence are stretch of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. They are thought to have no direct coding function, but they shed the light on chromosome structure, dynamics and evolution. तो वो बेसिकली ये दिखाते हैं कि हम इवॉल्व कैसे हुए, डायनेमिक शो करता है। ठीक, अब अगर याद होगा तो मैंने जब उसी टाइम पे डीएनए के स्ट्रक्चर के टाइम पे क्रोमोसोम बनाया था कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पोर्शन पे हेट्रोक्रोमैटिन रहता है, टेलोमेरिक पोर्शन पे हेट्रोक्रोमैटिन रहता है, पूरा का पूरा सैटेलाइट डीएनए भी हेट्रोक्रोमैटिन का बना रहता है, बीच का जो पोर्शन रहता है पी और क्यू आर्म का वो रहता है यूक्रोमैटिन का। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन आती है, इसको स्टार मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं लिख लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऐसे रिटर्न में नहीं पूछते, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि बताओ सबसे पहला क्रोमोसोम कौन सा कंप्लीट किया गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम को सबसे पहले डिकोड किया गया था, वो है क्रोमोसोम Y, जिसमें कितने जीन्स है टोटल 231, और सबसे बड़ा क्रोमोसोम और सबसे आखिरी वाला क्रोमोसोम कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर 1, जो सबसे बड़ा भी है और सबसे आखिरी में उसको डिकोड किया गया था, जिसमें कितने जीन्स है, अराउंड 3000, या एग्जैक्ट फिगर है 2968। हुआ क्लियर? आगे देखो, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस SNPs, जिसको SNPs भी बोलते हैं, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और करंट डीएनए। मतलब एक तो रेपिटेटिव है, पर रेपिटेटिव के साथ अगर याद होगा मैंने एक बार बताया था तुम्हारी क्लास में कि तुम, मैं, अफ्रीका में एक बैठा हुआ इंसान, एस्किमो, उसके बाद कहीं का भी इंसान, सबके सब कैसे हैं, 99.9% सेम है, सिर्फ वो 0.1 का डिफरेंस है। वो 0.1 का डिफरेंस पता है क्यों है, इस SNPs के कारण। मतलब साइंटिस्ट ने ऐसे रीजन पहचाने हैं कि डीएनए में बाकी सब चीजें तो कॉमन चल रही है, पर कुछ है रेपिटेटिव यूनिट्स, उन रेपिटेटिव यूनिट्स में सिर्फ सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस है। एक इंसान के यहाँ लिखा होगा ए, दूसरे में वहीं एक ही जगह मिल जाएगा टी, वैसे भी वो कुछ काम का नहीं है, पर सिर्फ यही रेपिटेटिव यूनिट्स हर इंसान में कहीं कहीं जगह लोकेशंस पे क्या है, अलग अलग है। और यही इंफॉर्मेशन बेस बनता है किसका, हमारे अगले टॉपिक का जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो देखो जरा, तो क्या है, ऐसे कितने लोकेशंस पहचाने, 1.4 मिलियन लोकेशंस पहचाने हैं डीएनए में, जो क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया। ठीक, अच्छा, this information promised to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease associated sequence and tracing human history। बेसिकली मैंने बताया ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस ही है न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। हर इंसान का अलग होगा, अब मेरा अलग होगा, मेरी मम्मी का अलग होगा, पापा का अलग होगा, पर मेरा थोड़ा बहुत मेरी मम्मी से भी मैच करेगा, पापा से भी मैच करेगा। आई कुछ कहानी समझ में? अब वैसे अगर मेरा SNPs देखो और कहीं मेरा ही सैंपल मैंने देखे रखा है और उसका SNPs देखो, तो वो सैंपल और मेरा SNPs एकदम सेम मैच करेगा, क्योंकि मैं हूं तो एक ही इंडिविजुअल ना, और हर इंडिविजुअल का ये कैसे रहता है, यूनिक रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते आ जाते हैं हमारे, तो इतने तुमको याद रखने हैं क्या कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, उसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, इतना सब कुछ अपन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि कितने जीन्स डिस्कवर हुए, कितना एक्चुअल लेंथ है, उसमें से काम के कितने हैं, फिर उसके बाद जो रेपिटेटिव स्ट्रेच है उनको क्या बोलते हैं, कौन सा क्रोमोसोम सबसे बड़ा और सबसे आखिरी में डिकोड किया गया, क्रोमोसोम नंबर 1, कौन सा क्रोमोसोम सबसे पहले और सबसे छोटा है साइज में, क्रोमोसोम नंबर Y। ठीक है, चलो अब आते हैं आखिरी टॉपिक के, इसी चैप्टर के, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो टेक्निक है ये डेवलप की गई थी एलेक्स जेफ्रे ने, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। अब क्या करता है, अब तुमको मैंने बेस बता दिया कि यही, बाकी मतलब जो रेपिटेटिव यूनिट है यही बेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। मोर प्रिसाइजली जो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, बेसिकली मैं बोल सकती हूँ जो 0.1% तुम और मैं अलग अलग है, उसी SNPs के कारण अलग अलग है। बस हर इंसान का SNP अलग अलग होता है, उसी को पहचान लो, मैच कर लो सैंपल से, हो गया फिंगरप्रिंटिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन, कहां के, रेपिटेटिव डीएनए के, इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रेपिटेटिव डीएनए बिकॉज इन दिस सीक्वेंस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। अभी पढ़ा कितनी बार रिपीट होता है, 1000 टाइम्स तक रिपीट हो जाता है। अच्छा जल्दी बताइए, रिपीटेड सीक्वेंस बोल रहा है मतलब किसका पार्ट है, हेटेरोक्रोमैटिन का पार्ट है। आगे, दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। मतलब
अगर डीएनए लिया किसी का और उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो यू क्रोमैटिन वाला पोर्शन अलग तैरेगा, तैरेगा मतलब अलग से बैंड दिखेगा, स्ट्रेच दिखेगा या पीक दिखेगा, और जो ये जो मतलब उसको हम जीनोमिक डीएनए बोलेंगे क्योंकि वही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, और बाकी ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंस है उसका अलग पीक बनेगा, ठीक है। मतलब अगर ऐसे सेंट्रिफिकेशन किया तो अलग से जीनोमिक डीएनए अलग दिखेगा और इस रेपिटेटिव यूनिट का बैंड अलग दिखेगा, और हमें पता है कि दोनों में से ज्यादा बैंड किसका दिखेगा, रेपिटेटिव यूनिट का, क्योंकि अभी पढ़ा हुआ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मेजर पोर्शन तो रेपिटेटिव डीएनए का ही बना हुआ है जिसका कुछ काम नहीं है, जो बेसिकली हेटेरोक्रोमैटिन का पार्ट है। आगे द bulk DNA forms a major peak and the other small peak are referred to as satellite DNA। मतलब इस repetitive DNA में भी कुछ bulk DNA जो क्या करेंगे, major peaks form करेंगे और छोटे छोटे peak मिलेंगे, मतलब density wise वो weight wise अलग अलग है, और वो weight wise जो अलग अलग है वो हमें पता चल जाएगा, उसी को जो small peak देंगे उनको क्या बोलेंगे, satellite DNA। मतलब सोचो, पहली बात तो DNA, उसमें काम की चीज और बकवास चीज। काम की चीज यूक्रोमैटिन, जिसको हटा दो वो जीनोमिक डीएनए, बकवास चीज जो रेपिटेटिव डीएनए हेटेरोक्रोमैटिन। अब इसको जब ग्रेडियंट वाइज अरेंज किया तो एक था बल्क डीएनए जो हैवी था और एक छोटे छोटे पीसेस मिल रही थी, मतलब उससे लाइटर था। अब इसी को उन्होंने निकाला जिसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म ढूंढेंगे और फिर पता करेंगे कि कौन सा इंसान सेम है नहीं है क्या है। देखो, these mutation keep on accumulating generation after generation and form one of the basis of वेरिएबिलिटी या पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब सैटेलाइट डीएनए में जो छोटे पीक मिले थे ना, उसमें भी क्या हो रहे हैं, एसएनपीज हो रहे है ना, या फिर वीएनटीआरस हो रहे। चलो देखते हैं अभी, ठीक है। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जैफ्रे। ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब भाई डीएनए लिया, यूक्रोमैटिन हटा दिया, जीनोमिक डीएनए हेटेरोक्रोमैटिन को हमने घुमाया सेंट्रिफिकेशन से, अलग अलग पीक्स मिली, उसमें से एक बड़ी हैवी पीक मिली, बल्क डीएनए हटा दिया, छोटे छोटे पीक मिली, उसको निकाला, ये हुआ हमारा सैटेलाइट डीएनए। इसको खोल के देखा तो इसमें भी बहुत सारे लोकेशंस है जो म्यूटेशन दिखाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं। मतलब ए सब में कॉमन चल रहा है, तीसरे नंबर पे सबका कुछ अलग अलग लगा हुआ है, ठीक है। और यही स्ट्रेच को हमको पहचानना है, तो हमने इसी पर्टिकुलर जो अलग अलग चीजें हैं उसको क्या कर दिया, टैग कर दिया या प्रोब कर दिया, किसके साथ, मतलब किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, और उसी को हमने क्या बोला, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, वीएनटीआरस। हुआ क्लियर? अब बस क्या किया, अब ये हमने किया, लिया, अब जहां से सैंपल लिया इसको उठा के किस में डाल दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ, बैंड्स मिलने लगे, और जहां से सैंपल लिया था उसके बैंड्स मैच किए। तो जैसे बैंड मैच किए तो ये समझ में आ गया कि ये इंडिविजुअल के जो जहां पे वीएनटीआरस आ रहे थे, जहां पॉलीमॉर्फिज्म शो हो रहा था, इसका भी सेम है उसका भी सेम है, तो ये दोनों एक ही इंडिविजुअल है। या फिर सपोज करो मेरा डीएनए लिया, वही कौन सा, पूरे डीएनए नहीं, यूक्रोमैटिन हटा दिया, हेटेरोक्रोमैटिन में से बल्क डीएनए हटा दिया, सैटेलाइट डीएनए लिया, उसको ओपन किया, उसके छोटे छोटे पीसेस किए, उसमें से जहां पे पीसेस इन द सेंस फ्रेगमेंट्स किए, ठीक है, और वहां पे जो प्रोबिंग की मतलब लेबलिंग की, और जहां पे सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म शो हो रहा है, और सेम लिया मेरे मम्मी पापा का और दो इंडिविजुअल का, तो सबका कंपेयर किया तो मेरे अंदर सिमिलैरिटी किसकी दिखेंगी, थोड़ी मम्मी के डीएनए की दिखेंगी, थोड़े पापा के डीएनए, क्योंकि दोनों का मर्ज करके मैं बनी हूं। और अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा, कोई दूसरा इंडिविजुअल होगा, उसके साथ मैच नहीं करेगा, तो ये क्लियर हो जाएगा कि मेरे माँ बाप कौन है। तो बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये भी पता चलता है ना कि पेटर्नल लाइन कौन है, इसकी मम्मी कौन है, पापा कौन है, आई कहानी समझ में, और इंडिविजुअल भी पहचाना जाता है। देखो जरा, तो यही जो सैटेलाइट डीएनए में जो रिपीटेटिव यूनिट है, जिसमें म्यूटेशन आता है, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है, उसको टैग कर दिया जाता है या प्रोब कर दिया जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। द टेक्निक आई यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्विंग सडन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। तो जहां भी सडन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जहां पे डीएनए का यूज करते हैं और फिर उसको एक मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करके और फिर देखा जाता है, रेडियो एक्टिविटी देखी जाती है, ठीक है। पर अब इतना ज्यादा उन्होंने इन डिटेल डिस्कस ही नहीं किया है। हाँ, इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 एंड 12 में, जो है बायोटेक्नोलॉजी, वहां पे यही चीज पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस करके एक पूरा सेशन है जो इन डिटेल तुमको पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो, involve sudden blot hybridization using radio labeled VNTR as probe। ठीक है, रेडियो लेवल मतलब जो रेडियो एक्टिविटी शो करे, ग्लो करेंगे, और बस अपन को वो सेगमेंट मैच करके देखने। तो देखो अब ये स्टेप्स कैसे होंगी, ये तो हमने समझ लिया कि ये लेना है वो लेना है, एग्जैक्टली कहानी शुरू कैसे होती है। तो देखो जरा, स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करना है। सेल चाहिए क्या, नहीं, तो सेल भी नहीं चाहिए, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं चाहिए, साइटोप्लाज्म भी नहीं चाहिए, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए चाहिए। अलग अलग मेथड्स हैं, ये मेथड्स तुम लोग प्रैक्टिकल में करोगे, तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम बोल रही हूँ, तुम्हारे
बोर्ड के प्रैक्टिकल में ये तुम्हें रहेगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये तुम लोग स्कूल में भी परफॉर्म करोगे सेम मेथड से, पर और सिंस ये हमें एकदम एग्जैक्ट अनडैमेज डीएनए चाहिए तो और अच्छे मेथड्स यूज की जाती है, जिससे सिर्फ सेल का बाकी सब कुछ हटा दिया जाता है, सिर्फ डीएनए को स्पूल आउट किया जाता है या निकाला जाता है। फिर डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है, जो इतनी देर से बोल रहे थे ना फ्रेगमेंट किए, काटा, तो वही लिखा है। तो डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि मुझे इसमें से अभी मैंने ऐसे देख के काट दिया, पर मुझे ये थोड़ी ना पता इसमें यूक्रोमैटिन का कौन सा जगह है, हेट्रोक्रोमैटिन का कौन सा जगह है। हेट्रोक्रोमैटिन में से मेरी सैटेलाइट डीएनए मेरे को चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पीसेस में कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखो, मॉलिक्यूलर सिजर जिसको बोलते हैं उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उससे कट करते हैं। एक और टाइप की मॉलिक्यूलर सिजर रहती है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, जो तुम वापस चैप्टर नंबर 11 एंड 12 में पढ़ोगे। ठीक, आगे देखते हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए, अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं हाथ से ऐसे से अलग अलग कर सकती हूँ, अरे आधी चीजें तो तुमको दिखेंगी भी नहीं आंखों से, ठीक है, उनको लेबल करना पड़ेगा, रेडियो एक्टिविटी के थ्रू दिखेंगी, यूवी रेडिएशन के अंदर दिखेंगी, यूवी लाइट के अंदर दिखेंगी। तो इन सब के लिए पहले तो उनको ना रन कराना पड़ता है, रन कराना पड़ता है मतलब अरेंज करना पड़ता है वेट के अकॉर्डिंग। ये सब कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल मीडियम के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डीएनए जो एक नेगेटिवली चार्ज है वो जाता है एक एनोड की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ, और जितना ज्यादा थिक डीएनए रहेगा, मतलब जितना ज्यादा बेस पेयर उसमें ज्यादा होंगे, तो वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगा। जिसमें कम वेट होगा वो एकदम दूर तक जाएगा। तो फ्रेगमेंट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो अब अपन को अरेंज ही करना है, सेपरेट ही करना है डीएनए फ्रेगमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर उसके बाद अब इसमें से हम पहचान लेंगे कि अरे काम का ये है, काम का ये नहीं, तो उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर किया जाता है। कौन सी टेक्निक से, सदन ब्लॉटिंग से, एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर या नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। फिर उसके बाद जो अब हमने पहचान लिया, जैसे वो दिख गए हमको कि अरे इसमें से ये डीएनए काम का, ये काम का, मतलब ये वाला हेट्रोक्रोमैटिन का हटाओ, ये यूक्रोमैटिन का हटाओ, ये सैटेलाइट डीएनए का ये वाला पोर्शन है। सिर्फ उतने पोर्शन को किस पे ट्रांसफर किया जाएगा, एक नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर। उसकी भी बहुत इन डिटेल प्रोसीजर होती है, वापस जब तुम ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो खुद प्रैक्टिकल्स करोगे, ठीक है। रिसर्च फील्ड में बहुत ज्यादा यूज आता है, ठीक है। ट्रांसफर करोगे और अब अभी तो सिर्फ वो छोटा सा टुकड़ा मिला है सैटेलाइट डीएनए का, अब हमें क्या करना है, उसमें टैगिंग करनी है कि एग्जैक्टली म्यूटेशन कहां, कौन सी लोकेशन पे है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जरा, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल वीएनटीआर प्रोब। तो ये वीएनटीआर प्रोबिंग जो रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे, वो कौन सी जगह जाके जुड़ेंगे, सिर्फ उसी जगह जाके जुड़ेंगे जहां पे क्या हो रहा है, म्यूटेशन आया था, जहां पे पॉलीमॉर्फिज्म शो हो रहा था, बस वो चमकने लगेंगे जहां जहां पॉलीमॉर्फिज्म। और अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। अब चमकने लगेंगे पर अपन वापस अपनी आंखों से तो देखेंगे नहीं, सिंस वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, तो उनको किसके अंदर डालना पड़ेगा, एक ऑटो रेडियोग्राफी मशीन के अंदर। तो वो खुद ही प्रॉपर्ली पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट उस पर डालेंगे, तो वो बैंड्स दिखेंगे, फिर बैंड्स को क्या करना है, बस पेयर अप करना है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये रहा, ये तुम्हारे बुक का डायग्राम है। तो देखो जरा ध्यान से, ये वाला उन्होंने क्या लिया, डीएनए लिया क्राइम सीन से। अब डीएनए कहाँ मिल सकता है, कोई भी सेल से, नाखून के अंदर अगर कहीं मर्डर हुआ है सपोज करो, तो उसने सामने खुद को बचाने के लिए डिफेंस यूज किया और नाखून के अंदर सेल्स आ गए, तो वो सेल से भी डीएनए निकल जाएगा, बाल के फॉलिकल से भी डीएनए निकल जाएगा, यहाँ के जो सेल डस्ट पड़ी है वहां भी सेल्स रहती हैं, उससे निकल जाएगा, सलाइवा से, सीमेन से, कहीं से भी सेल्स मिल जाएंगे। सेल्स के अंदर है न्यूक्लियस, हाँ आरबीसी मत बोलना क्योंकि तुम्हें पता है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो है ना ई न्यूक्लिएटेड रहती है, ठीक है। पर बाकी हमारे बॉडी के किसी भी सेल्स के अंदर, पर अगर ब्लड भी मिल रहा है, ब्लड सैंपल, तो ब्लड में आरबीसी के अलावा भी बहुत सारे सेल्स है, तो वहां से भी वही न्यूक्लियस मिलेगा। सारे न्यूक्लियस के अंदर तो वही सेम ही डीएनए ना, जो डीएनए यहाँ मिल रहा है वही डीएनए यहाँ मिल रहा है, वही डीएनए यहाँ मिल रहा है, वही डीएनए यहाँ मिल रहा है। तो डीएनए ने एक निकाल लिया, क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, फिर सारी प्रोसीजर लगाई, कौन कौन सी जल्दी बताओ, अब भी अपन ने पढ़ी, देखो ये इंपॉर्टेंट है। आइसोलेट किया, कट किया छोटे छोटे पीसेस में, अरेंज किया फ्रेगमेंट वाइज, फिर हमें पता चला यूक्रोमैटिन नहीं चाहिए, हेट्रोक्रोमैटिन नहीं चाहिए, सैटेलाइट डीएनए चाहिए। सैटेलाइट डीएनए लिया, उसको ट्रांसफर किया नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, फिर उसको क्या किया, लेबल किया, वो जो म्यूटेशन आया वो लेबल किया, ऑटो रेडियोग्राफी मशीन के अंदर डाला, तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमने पूरा प्रोसीजर लगाया कहाँ पे, क्राइम सीन वाले लोकेशन पे, और हमको लग रहा है कि इसका मर्डर शायद इन लोगों ने किया है, तो उनका भी ब्लड सैंपल लेके यही प्रोसीजर लगा दी। तो ये देखो, ये उनका आ गया,
अब उन्होंने दो इंडिविजुअल का डिस्कस किया है, ए और बी, और यहाँ पे सी। अब देखो, अब तुम अगर ध्यान से देख सकते हो तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 7 लिखा है, उसकी 2 कॉपीज, क्योंकि हर चीज हमारे यहाँ पेयर में रहती है ना, 2 कॉपीज में रहती है, हम खुद ही बोलते हैं 23 पेयर, इसलिए देखो क्रोमोसोम नंबर 7 2 पेयर में, 2 2 पेयर में, 16 2 पेयर में, 77 2 पेयर 2, और इनका अब क्या किया, ऑटो रेडियोग्राफी करके अब कंपेयर करेंगे। अब VNTR प्रोबिंग हो गई, चमकने लगे, वो जो पॉलीमॉर्फिज्म वाली जो जगह थी, म्यूटेशन जो कॉज की थी, वो चमकने लगे, बस अब कंपेयर करना है। जब हमने देखा इसका सी वाला पोर्शन चमक रहा है, ये इस वाले पैटर्न से मैच कर रहा है, सेम पूरा का पूरा सेम सी का किससे मैच कर रहा है, बी वाले इंडिविजुअल से मैच कर रहा है। लो, हमने बता दिया कि भैया जो सी और बी इंडिविजुअल है वो सेम है, मतलब जो सस्पेक्ट था वही कौन था, मर्डरर था। हुआ क्लियर? सेम इसी तरीके से कि पता लगाना है कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, सेम इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है, जिसको DNA टेस्ट बोलते हैं इन जनरल में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर होता है खत्म। क्या करोगे, वापस वेबसाइट पे जाओगे www.magnetbrains.com, जैसे ही एंटर करोगे क्लास 12 को सिलेक्ट करोगे, कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, उसको सिलेक्ट करो और सुनना शुरू करना है। बहुत सारा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए याद करना है, पढ़ना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहो और बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।